नमस्कार, जी न्यूज पर आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के, और आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। वॉर के 8वें दिन ईरान ने पड़ोसी देशों के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। ईरान के राष्ट्रपति ने कह दिया है कि युद्ध से पीछे हटने का कोई सवाल ही नहीं है। अमेरिका का एक और वॉरशिप मिडिल ईस्ट के वॉर जोन में पहुंच रहा है। ऐसे में बहस जरूरी है, क्योंकि ईरान का दावा है कि उसने युद्धपोत अब्राहम लिंकन को नुकसान पहुंचा दिया है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान को रूस, चीन से इंटेलिजेंस इनपुट लगातार मिल रहे हैं। युद्ध रुकने की कोई भी उम्मीद कहीं से नहीं दिख रही है। ऐसे में सवाल है, क्या डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया को फंसा दिया और खुद भी फंस गए? क्या ट्रंप के बड़े बड़े दावे सिर्फ अपनी खींच मिटाने के लिए हैं? और क्या यह युद्ध कई देशों को आर्थिक मोर्चे पर काफी पीछे धकेल देगा? और चर्चा से पहले इस वक्त की बड़ी खबर है, वॉर में दोनों तरफ से हमले तेज हो गए हैं। आसमान में उड़ते दिखे फाइटर जेट। इजराइल के आसमान में फाइटर जेट्स की उड़ान देखी गई है। एक तरफ इजराइल लेबनान पर लगातार अटैक कर रहा है, इजराइल की तरफ से ईरान पर भी लगातार हमले तेज किए गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए, इजरायली एयर स्पेस की तस्वीर है, किस तरह से फाइटर जेट्स की उड़ान जो है वो लगातार देखी जा रही है। और इन सब के बीच लेबनान में 500 से ज्यादा स्ट्राइक्स इजरायली फाइटर जेट्स की तरफ से किए गए हैं। आईडीएफ लगातार ग्राउंड ऑपरेशन को भी लेबनान में आगे बढ़ा रही है। लेबनान की राजधानी में भी ऑपरेशन जारी। इसी बीच एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में सैन्य ताकत बढ़ा रहा अमेरिका। यूएसएस गेराल्ड R4 लाल सागर में पहुंचा, रेड सी पहुंच चुका है। सुएज कैनाल को पार करके रेड सी पहुंचा है। ईरान के जवाब को देख यूएस ने एक बड़ी तैयारी कर ली है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, यूएसएस गेराल्ड 4 रेड सी पहुंच गया है। ईरान के जवाब को देखकर यूएस ने ये बड़ी तैयारी शुरू की है। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट की तरफ रवाना कर दिया गया है। लगातार मूवमेंट देखी जा रही है। इससे पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन लगातार मिडिल ईस्ट में ईरान के नेवल ब्लॉकेड के लिए तैयार किया गया था। चलिए, इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ करा दे। विंग कमांडर रिटायर्ड प्रफुल्ल बख्शी सर हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही वक्त में, और रविंदर सचदेवा सर फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ कनेक्ट है। प्रोफेसर स्वर्ण सिंह फॉरेन एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड डीके पांडे सर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्रुप नेवल कैप्टन रिटायर्ड श्याम कुमार सर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर हमारे साथ लगातार बने हुए डिफेंस एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल रविंदर सर आपसे ही, क्या डोनाल्ड ट्रंप खुद भी फंस गए हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने मिडिल ईस्ट के तमाम प्लेयर्स को फंसा दिया है? नहीं, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप के नजरिए से देखें तो मुझे नहीं लगता कि वो खुद को फंसावा समझ रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं हाँ संघर्ष है, चल रहा है, पर जो भी हो रहा है उनको लगता है कि उनके हिसाब से जा रहा है, उनके कंट्रोल में जा रहा है, जो कुछ और करना होगा वो करेंगे। तो ट्रंप खुद को नहीं देखते फंसावा फिलहाल। हालांकि अगर हम चारों तरफ देखें तो मामले तो डेफिनेटली बहुत ही सीरियस, कॉम्प्लिकेटेड, टेंशन भरे हो गए हैं, काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। बट ट्रंप अपने को बिल्कुल घिरा हुआ नहीं देखते। वो रोज़ के रोज़ अपना कोई ना कोई अलग से अलग हैट से अपनी कोई नई चाल निकालते हैं। आज रात वो कह रहे हैं कि बहुत बड़ा हमला होगा, वो करते जाएंगे। और उधर बाय द वे बातचीत भी चल रही है बैक चैनल से ईरान के साथ। कुछ सर बातचीत हो किससे रही जब लीडरशिप खत्म हो गई है? एक खबर है कि ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी किसी थर्ड कंट्री की इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा उनसे बात कर रही है। हो सकता है कतर की इंटेलिजेंस एजेंसी के थ्रू हो सकता है यूके के थ्रू हो। तो इस तरह बातें चल रही हैं, पर पॉइंट इसकी कौन की आदमी है जिनसे बातें चल रही है। और अभी तक जो दिख रहा है इसमें जो वेनेजुएला मॉडल है वो इम्प्लीमेंट होता नहीं दिख रहा। वेनेजुएला मॉडल तो ये था, टॉप लेयर को निकालो, अगली जो लेयर आए उसे थ्रेटन करो, कोऑपरेट, नहीं तो मार देंगे। वो मान गई वहां पे उनकी वाइस प्रेसिडेंट। यहां पर जो नेक्स्ट लेयर आई है इनकी, ये नहीं मान रही और इसको मारेंगे, कह रहे हैं ऑलरेडी हम मारेंगे सबको। तो इनका स्ट्रैटेजी एक तो ये है, मारते जाओ मारते जाओ। लेकिन सर कल ही डोनाल्ड ट्रंप ने इसको वेनेजुएला मॉडल से ही कंपेयर किया, कहा जैसे वेनेजुएला में हमने किया ठीक वैसा ही हम ईरान में भी करेंगे, हमें अपना एक आदमी चाहिए। यानी कि अभी डोनाल्ड ट्रंप के मन में ऐसा है कि वो वेनेजुएला जैसा ही कुछ यहां पर करने की कोशिश करेंगे। देखिए दो चीजें इसमें, एक तो ये आई थिंक शब्दोलॉजी थोड़ी इन्होंने गलत यूज करी, या हम सब भी में भी। इंस्टेड ऑफ रेजिम चेंज, पहला कदम तो ये देख रहे हैं रेजिम कोलैप्स, कि रेजिम का ढांचा गिर जाए, उसके बाद जो भी कयास होता रहे वहां से कोई निकले। एक वो मॉडल है। दूसरा ये है कि रेजिम में से ही कोई
अंदर का स्ट्रांग आदमी हो, राइट, जो बोले चलो हम कोऑपरेट करते हैं, वो कोई दगाबाज भी हो सकता है। बाय द वे, अगर हम टर्म यूज करें ईरान के हिसाब से, कोई ईरान को बेट्रे भी कर सकते हैं कुछ लोग, ऐसी इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, स्वर्ण सर, मेरा सवाल आपसे है, फिलहाल जो मिडिल ईस्ट के तमाम देशों को नुकसान हो रहा है, अरामको पर 2 बार अटैक किया गया, कतर का एलएनजी प्लांट पूरी तरह से बंद है, बहरीन का जो ऑयल रिफाइनरी का पूरा प्लांट था वो पूरी तरह से ठप पड़ चुका है, मिडिल ईस्ट में फ्लाइट ऑपरेशन बंद हो चुकी है, पूरा मिडिल ईस्ट जो है वो इकोनॉमिकल कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है। ये कितना बड़ा चैलेंज इन देशों की अपनी इकोनॉमी के लिए है, और क्या वो डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव नहीं डाल रहे हैं? बिल्कुल वो दबाव डालेंगे राष्ट्रपति ट्रंप पर, क्योंकि उनकी तो कुल जो आर्थिक व्यवस्था है, जो कुल आमदनी है देश की, उसमें से ज्यादातर तो ये तेल और गैस से निर्यात से ही आता है, थोड़ा सा पर्यटन से आता है। तो उनको सीधी चिंता होती है कि यदि तनाव बना रहता है, हालांकि आज राष्ट्रपति पेजेस्कियां जो ईरान के हैं उन्होंने, और उनके बाद IRGC ने भी कहा है कि ये जो अपने क्षेत्र के हमारे पड़ोसी देश हैं उन पर अब हमले नहीं होंगे जब तक वहां से हमले वापस नहीं होते ईरान के ऊपर। तो एक तरह से संकेत उन्होंने दिया है कुछ इस आक्रामक युद्ध को कम करने का। पर यहां तक बात है राष्ट्रपति ट्रंप के, उनको क्या लगता है, उनकी असेसमेंट में वो कमजोर हैं या नहीं। युद्ध में कोई भी देश अपने आप को इस तरह से कमजोर सामने नहीं करता है, हमेशा से मैक्सिमलिस्ट पोजीशन लेके युद्ध में देश बात करते हैं। और यदि आप देखें सच्चाई तो अभी आप देखें कि पहले तो यूके के प्राइम मिनिस्टर से टकराव हुआ, फिर स्पेन को कहा कि हम आपसे नाता तोड़ देंगे, अब जर्मनी के वाइस चांसलर ने भी कहा कि हम इस युद्ध में नहीं आएंगे। तो इस तरह से उनके नेटो के जो खास एलाइज हैं वो भी इस युद्ध को गैर कानूनी एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो कहने की कोशिश कर रहे हैं राष्ट्रपति ट्रंप को। तो राष्ट्रपति ट्रंप की चाहे अंदरूनी असेसमेंट कैसी भी हो, वो इस तरह से मैक्सिमलिस्ट बात तो करते रहेंगे। और यो आपने कहा कि ये जो ऊर्जा के स्रोतों पर भी, जैसे सऊदी अरेबिया में अरामको के ऊपर अटैक हुआ है, युद्ध में ये भी कहना मुश्किल होता है कि कौन क्या कर रहा है। तो क्या ये इजराइल का ही एक कोशिश है कि ईरान को बदनाम किया जाए इस तरह से ऊर्जा पर अटैक करा के? कौन अटैक कर, ईरान ने तो नहीं कहा कि हमने सऊदी अरेबिया पे अटैक किया है। तो बहुत सी चीजें जो हैं वो पर्दे के पीछे रहती हैं, साफ नहीं रहती। जो सामने आपको एक बड़ा हौसला बढ़ाने वाला, मनोबल बढ़ाने वाला, दोनों तरफ से मैक्सिमलिस्ट नैरेटिव बनाया जाता है, वो सच्चाई नहीं होता है। सच्चाई उसके पीछे होती है। और यदि ईरान ने आज ये कहा है कि वो पड़ोसी देशों पर इस तरह के लगातार हमले नहीं करेंगे, तो उसके पीछे जाहिर है कि कुछ सोच है, या तो ये मान ले कि पर्दे के पीछे कुछ बातचीत शुरू होने की उम्मीद कर सकते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है डीके सर, अगर ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेंगे, क्या ये दबाव है, कोई बातचीत की पहल है, या फिर हथियारों के खत्म होने की शुरुआत है? देखिए ये एक हथियारों के खत्म होने मैं लौटता हूं सर, मैं स्वर्ण सर मैं लौटता हूं, डीके सर जी। देखिए ये छद्म कूटनीति का भी ये उदाहरण कहा जा सकता है, क्योंकि दो निशाने एक तरह साथ लगाए जाते हैं। एक तो ये आपने जैसा कहा कि शायद हम बातचीत कर लेंगे अगर आप पॉजिटिव रुख दिखाएं, नंबर एक। नंबर दो, जो मिडिल ईस्ट में कंट्रीज हैं जिनका की प्रोडक्शन लाइन प्रभावित हो रही है, उनके ट्रेड रूट्स प्रभावित हैं। हम जब ट्रेड रूट बोलते हैं इसका मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों की बात कर रहे हैं। तो उनका एक्सपोर्ट नहीं होता तब भी उनको नुकसान है, और इंपोर्टिंग होता है, उनके डेली जो रिक्वायरमेंट है उनकी वो प्रभावित होती हैं। तो वो देश, उन पर ये प्रेशर डालने का प्रयास है कि वो कहें अमेरिका पर कि भाई आप युद्ध बंद करिए और इसको शांति की तरफ आइए। तो ये दो उद्देश्य हो सकते हैं, लेकिन इतना सहज नहीं होगा कि दोनों पक्षों के लिए आना, क्योंकि इतनी ज्यादा जो है वो अपनी चीजों को विस्तृत कर चुके हैं। सर लौटते एक बड़ी खबर, इसी बीच एक बड़ी अपडेट दर्शकों को दे दे। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज जो सामने आ रही है बताना बहुत जरूरी है। तेहरान के एयरपोर्ट पर हमला किया गया। मेहराबाद एयरपोर्ट जो है उसको लगातार टारगेट किया जा रहा है। एयरपोर्ट पर आग और धुएं का गुबार देखा गया है। तेहरान में न सिर्फ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, बल्कि जितने भी बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन सबको तबाह किया गया। ये तस्वीर आप देखिए, स्ट्राइक्स की गई हैं, 3000 से ज्यादा हमले यूएस की तरफ से एक हफ्ते में किए गए हैं। ये सेंट्रल कमांड की तरफ से बाकायदा रिपोर्ट डोनाल्ड ट्रंप को दी गई है। और इन सब के बीच इजराइल ने भी जब स्ट्राइक की है, उसका बर्बादी का, तबाही का मंजर जो है वो ईरान की राजधानी पर किस तरह से दिख रहा है, ये तस्वीरें उस बात की गवाही हैं। धुएं का गुबार, आग की लपटें, बारूदी मंजर जो है यहाँ लगातार दिख रहा है। डीके सर आपकी बात रही।
देखिए, आप जो तस्वीरों में दिखा रहे हैं, मैं बता दूं, ये बोइंग 747 का जो जलने की तस्वीरें हैं, ये बोइंग 747 पर क्यों निशान लगाया? मेहराबाद की एयरपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हालांकि मिलिट्री बेस नहीं है यहाँ पर, लेकिन IRGC का जो एविएशन डिवीजन है वो यहाँ से ऑपरेट करता है। ये जो बोइंग 747 जिसका की तस्वीरें जो है ज्यादा वायरल हो रही है, उसका रीजन है ये जहाज का प्रयोग चाइना से जो डिफेंस इक्विपमेंट थे उनको लाने के लिए प्रयोग किया जा रहा था, तो इसको इजराइल ने निशाना बनाया। और इजराइल का बड़ा क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि जो भी चीज उनके विरुद्ध प्रयोग में आ रही है या जो भी व्यक्ति उनके रास्ते में है और वो उनके लिए कुछ कठिनाइयां पैदा कर रहा है, उसको समाप्त कर दो। श्याम सर, एक बड़ा दावा किया गया अब्राहम लिंकन पर हमले का। ये हमला कितना पुख्ता हो सकता है, किस लेवल का हो सकता है? ईरान जैसी तस्वीरें जारी कर रहा है, उनमें सच क्या है? दूसरी तस्वीर जो हम देख रहे हैं कि यूएसएस गेराल के बाद अब यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है वहां पर उसकी तैनाती भी की जा रही है। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर अगर यूएस की तरफ से भेजा जा रहा है तो क्या ये वॉर और ज्यादा बढ़ने वाली है? जय हिंद सर वरुणा, ये तो बिल्कुल सत्य है कि जब एयरक्राफ्ट कैरियर्स की डिप्लॉयमेंट होती है, सोची समझी निजी की होती है, पॉलिटिकल विल और कांग्रेस को भी जवाब देना होता है, वैसे डिप्लॉयमेंट होती नहीं। तो MOD ने क्लियर किया है, कैप्टन रॉबर्ट जो बुश के कप्तान हैं, उन्होंने थर्सडे को अपनी जो 3.5 महीने की लगातार ट्रेनिंग होती है, सॉटीज होती है, 1500 सॉटी की है उन्होंने डे एंड नाइट में और सर्टिफाई करके उसके बाद किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर को तब तक डिप्लॉय नहीं किया जाता जब वो वार रेडी ना हो जाए। उसको एक्सपेडाइट करके और डिस्पैच किया गया है और वो कह रहे हैं हमारे भाइयों को सहायता की जरूरत है, तो फुल स्पीड आ रहे हैं मेडिटेरेनियन में। और चार्ल्स डे गॉल जो फ्रांस का सर, क्या मोटिव अभी अमेरिका का रह गया जिसकी वजह से ऐसा कहा जा रहा है कि आज की रात कयामत की रात होगी? तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती किस मकसद, मोटिव क्या दिख रहा है? एयरक्राफ्ट कैरियर की डिप्लॉयमेंट के साथ आज की रात का डायरेक्ट कोई समीकरण नहीं बनता। मैं एक स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर की बात कर रहा हूं। कैरियर जब चार्ल्स डे गॉल भी कमिटेड है फ्रांस की तरफ से, जो लड़ेगा तो नहीं पर इंटेलिजेंस और डिफेंसिव पोस्चरिंग, सर्च एंड रेस्क्यू और बाकी सारे काम करेगा रेड सी से। 4 एयरक्राफ्ट कैरियर करीब करीब, और LPH बस्टान जो है वो एम्फीबियस वॉरशिप का शिप है, वो भी अरेबियन सी में है। USS जो उनका जो शिप है हडसन, वो शील्ड दे रहा है अब्राहम लिंकन को, और ब्रेन ब्रिज जो है वो शील्ड दे रहा है गेराल्ड को। तो ये इतने सारे डिस्ट्रॉयर्स और शिप्स के साथ जो टॉप क्लास के डिस्ट्रॉयर्स हैं, एक तरह से वेव्स के साथ अटैक जब होगी, 80 एयरक्राफ्ट जब अटैक कर रहे हैं, एनिहिलेशंस ऑफ मिसाइल वॉर बेजिंग कैपेसिटी, उनके ड्रोन्स को समाप्त करना, RGC के हेडक्वार्टर पर अटैक करना और तेहरान के एयरपोर्ट पर अटैक करना, ये सब इसलिए किया जा रहा है कि पूरी तरह से जब तक एनिहिलेट ना कर लें, एयर डिफेंस को सप्रेस ना कर लें और एक अच्छा ग्राउंड ना बनाएं, तब तक कहीं ना कहीं से तो उनको सपोर्ट देना पड़ेगा। ये मामला वहां जाता है स्लॉक में, जो एक सेकंड लूंगा मैं, सी लेन्स का कम्युनिकेशन जो स्वेज में है, जो स्टेट है हार्मुज का, उसको खोल के रखना है। और जब तक IRGC मरीन जो कोस्टल में है वहां बैठे हुए हैं, उनको बीच हेड पे कंट्रोल नहीं होगा, ये नहीं हो पाएगा। ईरान के राष्ट्रपति पर डोनाल्ड ट्रंप ने पोस्ट किया है, ईरान बुरी तरह से पिट रहा है, अब पड़ोसियों से माफी मांगी है। ट्रंप ने कहा ईरान पड़ोसियों से हारा है, ईरान अब मिडिल ईस्ट का बुली नहीं है, अब वो मिडिल ईस्ट का लूजर है। डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं, यानी कि एक तरह से जो मिडिल ईस्ट में सहयोगी देश हैं यूएस के, उनको अपने साथ बनाए रखने की क्या ये कोशिश है? ये बड़ा सवाल हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप का एक्स पोस्ट आप देख रहे हैं, ट्रुथ पर उन्होंने पोस्ट किया है, कहा ईरान बुरी तरह से पिट रहा है। इसका कारण क्या है? ये डोनाल्ड ट्रंप का रिएक्शन। इससे पहले मसूद पेज़ेश्कियान ने ये कहा था कि हम अपने पड़ोसी देशों पर तब तक अब हमला नहीं करेंगे जब तक उनकी सरजमी से हमारे खिलाफ अटैक नहीं किया जाता है। और इस सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से ईरान पर निशाना साधा गया है। प्रफुल्ल बख्शी सर, इस पर आप कमेंट करना चाहेंगे? डोनाल्ड ट्रंप के इस पोस्ट का मतलब क्या है? क्या बातचीत की गुंजाइश अभी नहीं दिख रही है? आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस समय डोनाल्ड ट्रंप अपनी मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जो उसके इंक्रीज होते नजर आ रहे हैं वो देख रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप के जो मिलिट्री डिसीजन है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ द एरिया है। अब उसने देख लिया है कि जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ हैं वो ऑब्जेक्ट करते हैं उसके एयरक्राफ्ट वहाँ से टेक ऑफ करके ईरान को बॉम्बिंग करें। हालांकि वो बेसिस बने हुए हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स आ रहे हैं, अभी 3 उनके आ रहे हैं, चार्ल्स डी गॉल फ्रेंच भी आ रहा है। हालांकि फ्रेंच स्टैंडिंग बड़ी कंफ्यूजिंग है। फ्रांस के प्रधानमंत्री भारत के प्रधानमंत्री से बात कर रहे थे और वो सोच रहे थे, बात कर रहे थे कि किस तरीके से ये पूरी की पूरी कन्फ्लिक्ट को सिमर डाउन किया जाए। पर अपना एयरक्राफ्ट कैरियर को ऐड करना, इसका मतलब है कि उनकी मंशा कुछ और है।
नेटो कंट्रीज में जो दरार पड़ी है वो बिल्कुल क्लियर है, और इसलिए ट्रंप पे वजन पड़ रहा है कि वो अपने अब बैकआउट ना करता दिखाई दे। अगर आपको अब लोग देखेंगे कि ट्रंप बैकआउट कर रहा है क्योंकि उसके मिलिट्री टारगेट इंक्रीज हो रहे हैं, और उसने अब देख लिया है कि लड़ाई की क्षमता जो ईरान की है वो कहीं ज़्यादा है उसके एस्टिमेट से। उसने पहले सोचा कुछ और था, हो कुछ और रहा है। इतनी ना उसका पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव ओवरथ्रो ऑफ द रिजीम वो पूरा हो रहा है। उसने न्यूक्लियर वाली बात उसकी टू डिप्रेशन ऑफ सप्रेशन ऑफ ईरान वो पूरी हो रही है। हालांकि B-2 बॉम्बर्स भी पहुंचे हैं हुए सेक्टर इस एरिया के अंदर। तो मेरे ख्याल से ये लड़ाई ट्रंप साहब इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होगी, क्योंकि कोई बीच बचाव करने का कोई इस समय मौका नहीं है किसी के पास, और ट्रंप नहीं चाहते कि वो बिना किसी ऑब्जेक्टिव हासिल किए वो इस तरीके से काम कर ले। हालांकि उनकी गवर्नमेंट पूरा सपोर्ट कर रही है उनको कि उनको सब कुछ मिल रहा है, और बट एक बात उसने देख ली है कि रिजीम चेंज हो सकती थी पॉलिटिकल मेथड से, पर जब इंटरवेंशन हुआ है वो ईरानियन को पसंद नहीं है। हालांकि कई ईरानियन खमीनी को नहीं चाहते थे, बट क्योंकि अमेरिका ने इंटरवीन किया है बाहर वाले ने, वो अब पूरा जोश के साथ में उनको सबक सिखाएंगे। और एक बार आप याद रखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, वियतनाम वॉर, हर एक वॉर से पता चल गया है बॉम्बिंग डज नॉट गिव यू विक्ट्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और क्या इसी वजह से मैं इसी सवाल के साथ आपके पास आऊंगा जो प्रफुल्ल बख्शी सर ने बताया कि रिजीम चेंज वाला मकसद जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का क्या यहां पूरा होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक लेटेस्ट इंटरव्यू में अपना जवाब दिया, उन्होंने कहा कि किसी रिलीजियस लीडर के ईरान को लीड करने से मुझे तब तक कोई दिक्कत नहीं है जब तक वो हमारे पक्ष में हो। यानी कि उनका मोटिव तो बदल गया है, पहले दिन से लेकर 8वें दिन तक बहुत कुछ बदलता हुआ दिख रहा है। देवनाथ सर। आयुष देखिए, डोनाल्ड ट्रंप जो भी कहें, कहते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनना चाहिए क्योंकि वो इजराइल की तरफ खुद चला जाएगा, कहते हैं कि मिसाइल्स नहीं बनने चाहिए क्योंकि वो इजराइल की तरफ चला जाएगा। समझना ये पड़ेगा, उनको यह सब बहाना है। उनको चाहिए ईरान का कच्चा तेल, ईरान का कच्चा तेल चाहिए ताकि अमेरिकन कंपनी जाके वहां ड्रिलिंग कर सके। अमेरिका तय करेगा कि किसको बेचना है, किस कीमत पर बेचना है। ये होगा कैसे? ये तभी होगा अगर ईरान में एक ऐसी गवर्नमेंट हो जो कि अमेरिका की पिछलग्गू सरकार हो, कठपुतली सरकार हो, उसके बाद अमेरिका की बल्ले बल्ले। अब आज रात को क्या होने वाला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। अमेरिका ने देख लिया है, इजराइल ने भी देख लिया है कि ईरान लगातार लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल फायर कर रहा है इजराइल की तरफ, और गल्फ कंट्रीज में जो अमेरिकन के आर्मी, नेवी और एयरफोर्स बेसेस हैं वहां पर जी कैसे रोका जाए। उन्होंने बहुत बॉम्बिंग की, लेकिन वो इन मिसाइलों को नहीं नष्ट कर पा रहे हैं, क्योंकि ये मिसाइलें जो हैं वो सब 200 फीट 300 फीट जमीन के नीचे सुरंगों में छुपाई गई हैं। उनका जो स्टोरेज फैसिलिटी है, भंडारण है। लेकिन सबसे बड़ा वीक लिंक। देवनाथ सर, इसी पॉइंट पर आता हूं, क्या अंडरमाइन किया गया ईरान को? लेकिन एक बड़ी खबर बता दें इसी बीच, यूके एयरबेस पर अमेरिकी B-1 बॉम्बर लांसर उतरा है। बॉम्बर ब्रिटेन में उतरा है। पश्चिमी इंग्लैंड के RAF एयरपोर्ट में इसको लैंड कराया गया। 24 क्रूज मिसाइलें ले जाने में सक्षम है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, अमेरिकी बॉम्बर ब्रिटेन में उतरा। हालांकि डिफेंसिव अटैक्स के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, यूके के एयरबेसेस का ये जिक्र किया गया था। लेकिन इन सब के बीच ये तस्वीर आप देखिए, B-1 लांसर बॉम्बर जो है वो ब्रिटेन में उतरा है। देवनाथ सर, ये इंपॉर्टेंट तस्वीर जो हम बता रहे हैं उसके बारे में भी बताइएगा, और क्या ईरान को अंडरमाइन किया गया, अंडर एस्टिमेट किया गया कि ईरान की क्षमताएं कितनी हैं? इसमें कोई शक नहीं है, अंडर एस्टिमेट किया गया। ईरान का मिसाइल पावर बहुत बड़ा है, लेकिन आज रात का जो हमला हो रहा है वो उनके लॉन्चर्स पर होगा। युद्ध के शुरुआत में उनके पास 300 लॉन्चर्स थे। लॉन्चर्स ईरान छुपा नहीं पा रहा है, क्योंकि लॉन्चर्स को तो ड्यूटी ही ऐसी है कि उनको सरफेस पे रहना पड़ेगा, ऊपर ही रहना पड़ेगा। तो 300 में से आंकलन ही है कि 120 लॉन्चर आज भी बाकी हैं। आज रात को अमेरिका और इजराइल की एयरफोर्स चेष्टा करेगी कि इन लॉन्चर्स को ढूंढ कर तबाह किया जाए। अभी हम B-1 की बात कर रहे थे, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर है, स्विंग विंग बॉम्बर है, क्रूज मिसाइल ले जा सकता है।
1000 किलो और 2000 किलो के हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब ले जा सकता है, टैक्टिकल न्यूक्लियर बॉम्ब ले जा सकता है। इसका इस्तेमाल ईरान के ऊपर कैसे किया जाएगा? आमतौर पे इसका इस्तेमाल किया जाएगा सिर्फ जो उनके स्ट्रेटेजिक टारगेट्स हैं उन पर हमला करने के लिए, थर्मल पावर प्लांट या सपोर्ट फैसिलिटीज जो होती हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट के आसपास, या ईरान की जो गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर हमला करने के लिए। ईरान मिसाइलें प्रोडक्शन होता है। आयुष, वैसे मैं एक सेंटेंस में बता देता हूं कि अमेरिका और इजराइल ईरान पर कितनी भी बॉम्बिंग कर ले, ये फर्स्ट फेज है, कुछ नहीं होगा। जिस दिन ईरान की मिसाइलें खत्म हो जाएंगी, अमेरिका को सेकेंड फेज चालू करना पड़ेगा, जिसमें कुवैत से और इराक से अमेरिका को अपनी ग्राउंड फेज को फोर्सेस को तेहरान की तरफ लॉन्च करना पड़ेगा। उसकी प्रिपरेशन में 2 महीने लग जाएंगे। क्या ये युद्ध बहुत लंबा चलने वाला? रविंदर सर, ये क्लियर हो चुका है फिलहाल, अगर मोटिव्स नहीं क्लियर हो पा रहे हैं, मोटिव्स नहीं पूरे हो पा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के, तो अगर 5-7 दिन में वेनेजुएला मॉडल फॉर्मूला पे कुछ हो गया तो 5-7-10 दिन में हो जाएगा। और कोई ऐसा लीडर आएगा, रिलीजियस लीडर हो, आतंकी हो, मिलिट्री जनरल हो, ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज वो ट्रंप का सिंगल पॉइंट क्लियरेंस विंडो बन जाए, जो आपको वो मैं करूंगा असलियत है, तो कोई उसके अलावा लॉन्ग टर्म चलेगा। बट मैं एक चीज कहना चाहता हूं जी, ईरान जो ये कह रहा है कि ये मिडिल ईस्ट के देशों पर अटैक नहीं करेगा अगर उनके बेसिस से इस पे अटैक ना आए, अमेरिकन बेसिस से, ठीक है। पर पता है क्या है, इस जंग में अभी तक जो दिख रहा है कि ईरान कुछ फाइट बैक कर पा रहा है, वो केवल इसलिए दिख रहा है क्योंकि वो गल्फ की स्टेट्स को अटैक कर रहा है। एग्जैक्टली। अगर वो इजराइल पे ही रहता तो टेल अवीव भी इतना दूर है, इसके और लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल जितने भी हैं कम है थोड़े, वहां का आयरन डोम तगड़ा है। तो ये जो आज की तारीख में हम देख रहे हैं ना कि ईरान फाइट बैक कर रहा है, ट्रंप सक्सीड नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं होती अगर केवल ये इजराइल और ईरान के बीच में होता और ईरान बैकफुट पे रहता। ईरान केवल और केवल इस समय गेम में इसलिए है क्योंकि उसने गल्फ में अमेरिकन बेसिस पे अटैक किया, अमेरिकन सिविल फैसिलिटीज पे कर रहा है, और इन कंट्रीज की जो एनर्जी इंफ्रा है उस पे कर रहा है, और उसके साथ शायद मोसाद करा रहा है। अब तक रविंदर सर ये कहा जा रहा था कि जो IRGC है वो डिसेंट्रलाइज हो गई है, पेजेश्कियान कह रहे हैं कि हम हमला नहीं करेंगे। क्या उनकी बातें पहुंच रही हैं IRGC कमांडर्स तक, या फिर वो ऑटोनोमस बन के अपने हिसाब से इस पूरे युद्ध को लड़ रहे हैं? हम कह नहीं सकते, आई डोंट थिंक टोटली ऑटोनोमस हैं, कोई ना कोई तो ऑब्वियसली तालमेल होगा, डेफिनेटली यस, वो रिजीम के पार्ट एंड पार्सल है। बट मैं अगेन रिपीट करता हूं, अगर ईरान ये करना बंद कर दे मानो आज से, तो ईरान की कोई गेम थी ही नहीं ईरान के पास। और लेट मी कंप्लीट दिस, ये गेम इसलिए है, जैसे सभी में बात हो रही है कि अरब एमिरेट्स, शाइनिंग सिटी, सिक्योरिटी, ये वो, इन सबको धक्का लग रहा है। नॉट ओनली इनका तेल एक्सपोर्ट कम हो रहा है, चलो हो जाएगा, टूरिज्म भी, इन सब का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। एमिरेट्स, सऊदी, कतर, ये अपने को पोस्ट ऑयल फ्यूचर के लिए तैयार कर रहे हैं, बड़े बड़े AI डेटा सेंटर्स, ये वो, अमेजॉन की इतनी इन्वेस्टमेंट्स, 1-1 मील लंबी बिल्डिंग्स, सिटिंग डक्स हैं, सारी इन्वेस्टमेंट्स जो इनके यहाँ इनकमिंग आनी थी वो सब रुक जाएंगी, और इनकी जो फ्यूचर ड्रीम्स है उसे बहुत बड़ा झटका लगेगा। दैट्स वन। सेकेंडली, इनफैक्ट देयर आर आल्सो रिपोर्ट्स टुडे जो कह रही है इन कंट्रीज के टोटल सॉवरेन वेल्थ फंड्स का करीब $2 ट्रिलियन है, 1.5 से 2 जो अमेरिका में ऑलरेडी अलग अलग जगहों में इन्वेस्टेड है, राइट, कि वो ये अब अमेरिका पे प्रेशर डाल रहे हैं कि ये जंग को हमारे से डाइवर्ट कराओ, नहीं तो हमारा जो पैसा अमेरिका में हम वापस लेंगे, क्योंकि हमें अपनी डिफेंस के लिए चाहिए, हमें इकोनॉमी के लिए चाहिए। तो माय पॉइंट इज कि ईरान केवल और केवल गेम में, नॉट केवल बट मोस्टली आई थिंक सीम्स टू बी डूइंग समथिंग, क्योंकि खबरें आ रही है दुबई एयरपोर्ट इत्यादि, अदरवाइज केवल तेल अवीव पर अटैक करेगा कोई मतलब ही नहीं कुछ। और वहां तक 2 एयर स्पेस से होकर उसकी मिसाइलें गुजरेंगी, ज्यादातर को इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा। शान सर, कल डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया कि इस अब तक के मोटिव को आप कितने नंबर्स देते हैं आउट ऑफ 10? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 12 आउट ऑफ 10 में इसे 12 पर रखूंगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि अब अगला नंबर क्यूबा का है। कहा डोनाल्ड ट्रंप ये वादा करके आए थे कि शांति लेकर आएंगे, रशिया वॉर को रुकवा देंगे, गजा में शांति लेकर आएंगे, और कहा डोनाल्ड ट्रंप एक नए युद्ध का वादा फिर से करने लगे हैं। क्या आपको लगता है कि ये स्थिति जो है पूरी दुनिया में वो बहुत बुरी तरफ जा रही है? देखिए, दूसरी बार जब आए हैं उन्होंने कई तरह के आयाम एक साथ खोले हैं, कई तरह की जो प्रॉब्लम्स, वो कहते हैं कि अमेरिका की बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और इनकी उम्र काफी हो गई है। ये कहते हैं कि मैं सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बना हूं, तो एक्चुअली देखिए कई चीजें तो लगातार अमेरिका की जो नीति रही है, एक्सपेडिशनरी डिजाइन्स की, एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ पावर प्रोजेक्शंस की, 10,000 किलोमीटर दूर जाकर लड़ने की, तो ये तो आज की बात नहीं है। ये बहुतों से पहले 88 में हुआ, 91 में हुआ, 2003 में हुआ, ये अफगान में हुआ,
तो ये सब हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये ट्रंप खुद कर रहे हैं, लेकिन हाँ इनकी जो पकड़ है बातों की थोड़ी अलग अलग है। लेकिन ये कहते हैं कि जो वंस फॉर ऑल में कई जो जंग लग गया था बहुत सारा, कई सारी चीजें बहुत साल से जो हम झेल रहे हैं, अब मैं उनको बोल्डली खत्म करना चाहता हूं। तो पीस की बात तो करते हैं, लेकिन साथ साथ ये भी वो मान के चलते हैं कि ये सब पेंडिंग इश्यूज है अमेरिका का, और इन पेंडिंग इश्यूज को मुझे खत्म करना है। तो उस हिसाब से आप इस नीति को देखो, और इसीलिए अमेरिका सारे लोग साथ खड़े हो गए हैं, फिर इसीलिए खड़े हो गए हैं कि अब मुझे लग रहा है कि बहुत पेंडिंग इश्यूज थी, डेथ तो अमेरिका नहीं चलेगा, या जो इजराइल में प्रॉब्लम है वो नहीं चलेगा। तो वो चाहते हैं कि जो रोग स्टेट है ईरान, जो बचा हुआ मिडिल ईस्ट का, बाकी तो प्रोग्रेसिव स्टेट है, उनको कोई खतरा नहीं है, ऐसा मानते हैं वो। और ईरान अपनी सभ्यता के साथ लड़ रहा है, और वॉरियर क्लास के लोग अपनी सभ्यता को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब ये जानते हैं। एक बात मेरे को हास्यास्पद लगती है, वो कह रहे हैं कि अब हम अटैक नहीं करेंगे। अरे कब अटैक हुआ? पिछले 10 दिनों में तुम्हारे मिलिट्री अटैक्स हुआ इन 8 कंट्रीज की तरफ से, किसी ने नहीं किया है। अमेरिका का जीत है इसमें कि किसी भी देश से उन्होंने अटैक नहीं करने दिया। तो अब चुपचाप आप बैठ गए हो, खिसियानी बेली खंबा नोटे, अगर वो अटैक करेंगे तो मैं करूंगा। कब अटैक किया उन्होंने मिलिट्री से? किसी ने अटैक नहीं किया, सब चुपचाप बैठे हैं, सिर्फ डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट दिया था। तो ये तो अजीब सी बात है, डिविजनल बात कर रहे हैं ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं, इसका कोई मकसद ही नहीं बोलने का। उनको मार लग रही है तो लगेगी। अब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि ईरान सही, इराक सही, ईरान सही और अमेरिका सही, पर बात समझ के चलिए, एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है इजराइल को, और ठीक है, रोग स्टेट है ईरान। एक बड़ी खबर आ रही है, बैरूत से तबाही का एक और वीडियो सामने आ गया है। रिहायशी इलाके में बमबारी से तबाही मच रही है, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा है। इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। लेबनान की राजधानी से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये देखिए किस तरह से पूरी की पूरी बिल्डिंग है वो बर्बाद हो रही है, धमाकों की आवाज गूंज रही है। रिहायशी इलाकों में इसी तरह से बॉम्बार्डमेंट किया गया, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है वो सिविलियन इलाकों से ही ऑपरेट करता है, वहीं से ही पूरी ताकत जो है वो झोंकता है, ऐसा दावा किया जा रहा था। लगभग 100 गांव खाली करने का ऑर्डर भी दिया गया। 500 से ज्यादा स्ट्राइक्स जो हैं वो भी की गई हैं लेबनान में इजराइल की तरफ से। डीके पांडे सर, एक और फ्रंट खुल गया है लेबनान में भी। 2 साल से हम शांति देख रहे थे, 2 साल तक कोई ऑपरेशन आईडीएफ का नहीं था, लेकिन एक बार फिर से यहां पर अब बर्बादी, तबाही, बॉम्बार्डमेंट, हर तस्वीर नजर आ रही है। देखिए, इजराइल कोई भी ऐसी चीज़ को नहीं छोड़ता जो उसके खिलाफ हो, जो उस पर आक्रमण करती है स्पेशली। और जहाँ तक आपने कहा कि उनके अस्तित्व की बात है, निश्चित रूप से वो अपने अस्तित्व की लड़ाई बहुत लंबे समय से लड़ रहे थे, और वही लड़ाई आगे जारी है। लेकिन अभी जो हमले हुए हैं लेबनान में, जो हम देख रहे हैं बैरूत वगैरह में जो विजुअल्स आ रहे हैं, उसके पीछे उद्देश्य ये है कि वहाँ पर एम्युनिशन डिपो थे जिनको टारगेट किया, और बाद में वो इजराइल के खिलाफ ही यूज होते, क्योंकि हिजबुल्लाह का टारगेट केवल एक ही है, उसका ऑब्जेक्टिव है कि किसी प्रकार से भी इजराइल को डिस्टर्ब करना। तो जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है ईरान का, उसके पीछे ईरान का भी ये मकसद है कि अगर इजराइल को बिजी रखे अपने तीनों एज के साथ, तो शायद उस पर जो आक्रमण हो रहे हैं कॉन्सेंट्रेटेड, उस पर शायद कमी आए। लेकिन देखिए, अब वो चीज़ें मेरे ख्याल से पुरानी नीति का हिस्सा हो गई हैं। कूटनीति और रणनीति के हिसाब से अब इजराइल बहुत ही क्लियर है। अगर इजराइल को खुद लड़ाई करनी होती है अकेले, तो यूनाइटेड स्टेट्स नहीं आता, दोनों मिलकर आए। इसके पीछे कोई सोची समझी स्ट्रेटजी है। दुर्भाग्य यह है कि उनकी जो कैलकुलेशन थी ईरान की मारक क्षमता को समझने की, निश्चित रूप से उनके पास ऑफेंसिव पावर नहीं है। आज जो कयामत की रात कही जा रही है, उसका मोटिव क्या है? जितने न्यूक्लियर प्लांट थे उनको तबाह करने का दावा किया गया। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट खुद ट्रंप कह रहे हैं कि हमने खत्म कर दिया, नेवल फ्लीट हमने खत्म कर दी है, एयर फ्लीट हमने खत्म कर दी है, फिर बचा क्या है ईरान में? देखिए, अगर आपको जो टारगेट बता रहे हैं न्यूक्लियर साइट्स हैं या फैसिलिटी सिस्टम्स हैं या लॉन्च पैड्स हैं, इनको अगर टारगेट करते हैं, तो आपने 1 साल पहले जून के अंदर क्या किया था और क्या उद्देश्य प्राप्त हुआ आपको? आपने गाजा में इजराइल ने इतना सारा समाप्त करने की कोशिश किया, क्या हासिल हुआ? फाइनली जाके वो शांति समझौते पर आना पड़ा। तो कोई भी लड़ाई हो, कोई युद्ध हो, उसका अंतिम चैप्टर जो है वो शांति के द्वार पर ही रुकता है। वो शांति के द्वार जितना जल्दी आए उतना बेहतर है पूरे विश्व के लिए, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस और फूड क्राइसिस बहुत ज्यादा जो है वो परेशान करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज को। क्योंकि सोचिए, वहां पर जो लोग हैं, जो कई देशों से वहां पर लोग जाके अब कामकाज करते हैं, उनकी रोजी रोटी का सवाल है, तो वो कैसे वहां पर रह पाएंगे? दुबई की विजुअल्स भी आ रहे हैं, आपने देखा किस प्रकार से वहां पर अटैक हो रहे हैं। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अगर 1 मिनट वो एयरपोर्ट बंद होता है तो उसमें $1 मिलियन का नुकसान होता है पर मिनट। अब सोचिए कि पूरे दिन में 1.4 बिलियन डॉलर्स का नुकसान एक दिन में होता है। तो जिस प्रकार से दुबई पर अटैक हो रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है सभी को, ऐसा नहीं केवल दुबई को, जो उनके साथ बाकी जो कनेक्टेड लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, सबको ट्रेड के एक बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। उसके बाद मैं स्वर्ण सर आपके पास आऊंगा। ये पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन किस तरह से लगातार प्रभावित हो रहा है। बड़ी खबर ये है, हिजबुल्लाह के खिलाफ हमले आईडीएफ ने तेज कर दिए हैं। लेबनान बॉर्डर पर भारी तैनाती रखी है, सैन्य तैनाती बढ़ा दी गई है।
सीमा पर टैंक और मिलिट्री व्हीकल देखे जा रहे हैं। ऑन ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो यहां पर इजराइल की तरफ से शुरू किया जा सकता है किसी भी वक्त। बॉर्डर पर टैंक और मिलिट्री व्हीकल देखे गए। हिजबुल्लाह के खिलाफ आर पार की जंग शुरू हो गई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, इजराइल ने एक तरफ स्ट्राइक्स की हैं, 500 से ज्यादा स्ट्राइक्स, और दूसरी तरफ ये बॉर्डर जो आप देख रहे हैं इजराइल और लेबनान का, वहां पर टैंकों का जमावड़ा दिख रहा है। मिलिट्री व्हीकल्स इस वक्त लगातार तैनात किए गए हैं और मोर्चेबंदी भी क्या दिख रही है, बड़ा अहम सवाल हो सकता है। प्रफुल्ल सर, ये तैयारी क्या है? ऑन ग्राउंड ऑपरेशन अगर बढ़ता है तो इजराइल के लिए चुनौती बढ़ेगी या इजराइल आपदा में अवसर ढूंढ रहा है? देखिए, शुरू से ही हिजबुल्लाह ने खुलकर कहा था कि हम ईरान के समर्थन में हैं। इसका प्रफुल्ल सर, मैं सर आपके पास आता हूं। प्रफुल्ल सर, मेरा सवाल आपसे था जी। प्रफुल्ल सर पूछ रहे हैं। जी जी। सबसे बड़ी बात यह है इस समय आउटकम यह है कि बेशक ईरान और इजराइल और अमेरिका साथ में हैं, पर अल्टीमेटली अमेरिका ये भी चाहता है कि जब वो एग्जिट करे इजराइल की पोजीशन स्ट्रांग हो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ग्राउंड, इज ग्राउंड स्ट्रेंथ एंड न्यूट्रलाइजिंग ऑफ हमास, द 3 नॉन स्टेट एक्टर्स हिजबुल्लाह एंड हुतीस, ये न्यूट्रलाइज हो जाएं और जो उसके एलाइज हैं वो अमेरिका का साइड लें, खुशहाल रहें और उनका संबंध ईरान से कमज़ोर पड़ जाए। ये बेसिकली अमेरिका चाहता है। अब आप देखिए, इजराइल को अगर मौका मिलता है तो हमास को न्यूट्रलाइज करने की और कोशिश करेगा, जैसे लेबनान में बॉम्बिंग कर रहा है या अटैक कर रहा है, ग्राउंड फोर्सेस आएंगी, उनको पूरा सपोर्ट मिलेगा। आफ्टर ऑल अमेरिका जब अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लाया है, वो एयरक्राफ्ट वुड बी यूज्ड देयर आल्सो। तो अब लंबी लड़ाई अमेरिका कितनी करता है ये तो बात की बात है, पर इस सारे आउटकम के अंदर इजराइल की पोजीशन अमेरिका चाहता है तगड़ी हो जाए। हालांकि इजराइल इज टेकिंग लॉट ऑफ पनिशमेंट, वो भी ले रहा है, उसको लॉसेस हो रहे हैं, पर इस समय इजराइल की जो पोजीशन, जो आउटकम होगा, मेरे ख्याल से वो अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वो सॉल्व कर लेगा। और हम ये भी भूल रहे हैं कि ईरान की कांस्टेंट सप्लाई चाइना से आ रही है। चाइना और रशिया कांस्टेंट सप्लाई कर रहे हैं। अब किसी रूट से करें, एयर करें, जो भी होगा, तो अमेरिका को अब पता चलना चाहिए कि अगर उसने क्यूबा के ऊपर नज़र डाली तो और उसका अंजाम और भारी होंगे। इस लड़ाई का आउटकम देखिए, कहाँ वेनेजुएला से स्टार्ट हुआ, मिडिल ईस्ट में आया, मिडिल ईस्ट से अब वो क्यूबा में जाएगा। ये सारा का सारा जो है बेसिकली अमेरिकन इकोनॉमिक्स को तगड़ा करने का एक तरीका है, अमेरिकन आर्मामेंट सेल को तगड़ा करने का एक तरीका है। दैट इज व्हाई नेटो इज एंटी अमेरिका, कि अपना ही सेल बढ़ा रहा है, तो वो भी प्रॉब्लम है। तो इस सब का सम टोटल ये है कि इस समय इजराइल जिसकी आप बात कर रहे थे वो अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करने की कोशिश करेगा। मैं लौटता हूं सर, मेरा सवाल आपसे, अगले 3 साल में अगर इसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप की रणनीति रही तो फिर दुनिया किस तरफ जा रही है? दूसरा, ग्लोबल सप्लाई चेन पर इसका असर कितना पड़ रहा है? क्योंकि अमेरिका खुद तो एक वॉर मशीन की तरह है, लेकिन बाकी देश ऐसे युद्धों के लिए कितने तैयार रहते हैं? देखिए, साफ जाहिर है कि जिस रणनीति से राष्ट्रपति ट्रंप अपनी विदेश नीति चला रहे हैं, तो सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये है कि सैन्य बल का उपयोग करना बिल्कुल सामान्य बात मानी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय मंच, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय कानून शायद कुछ नहीं करेंगे उसके बारे में, और लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिर वो हिंसा एक तरह से अलग अलग जगह में फैलेगा। अभी आपके पड़ोस में पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खुला युद्ध हो रहा है, और इसी तरह से अभी हमने देखा कि कितने सारे देश उसमें शामिल हो गए जब ईरान ने लगातार हमले किए अलग अलग देशों के ऊपर। तो ये जो नया न्यू नॉर्मल जिसको कहते हैं, उसमें अपने राष्ट्रहित साधने को किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो मोटे तौर पर राष्ट्रपति ट्रंप के लिए ये तेल का खेल है एक तरह से, चाहे वो वेनेजुएला हो, ईरान हो। एक जमाने में अमेरिकी कंपनियां वहां तेल के संसाधनों पर पूरा काबू करके बैठी हुई थी। सत्ता में परिवर्तन आया, जैसे क्रांति आई ईरान में, तो उन्होंने अमेरिकी कंपनियों से ये चीजें छीन ली और उनको भगा दिया वहां से। तो मोटे तौर पे तो ये यहाँ पर बड़ी चिंता का विषय है। विनाश लगातार बढ़ेगा जैसा आप देख रहे हैं उस हिसाब से। पर ये कहें कि क्या, जैसा अभी कहा गया कि अमेरिका चाहता है इजराइल को एकदम बलशाली बनाने के लिए,
तो आपने जो कहा कि लेबनान में हमले हो रहे हैं इजराइल की तरफ से हिजबुल्लाह के ऊपर, 1982 से लगातार इजराइल कोशिश कर रहा है हिजबुल्लाह से लड़ने की। 4 या 5 बार सैनिक लेबनान में उतारकर युद्ध कर चुका है, दर्जनों बार हवाई हमले कर चुका है। हिजबुल्लाह आज भी वहां है और ईरान के साथ खड़ा है और ईरान के नाम से वो हमला कर रहा है आज इजराइल। वैसे ही हमास को 2.5 साल से खत्म करने की कोशिश हो रही है। अक्टूबर में युद्ध विराम हो भी गया, उसके बाद भी आज तक 160 पैलेस्टीनियन इजरायली हिंसा से मारे जा चुके हैं। क्या मतलब है कि इजराइल के हिसाब से हमास खत्म नहीं हुआ अभी। तो क्या यदि ये तरीके से आप जीतना चाहते हैं देशों को, तो हमलों से क्या ईरान घुटने टेक देगा, सरेंडर कर देगा, युद्ध विराम हो जाएगा? और बिल्कुल ऐसा दिखता भी नहीं है, क्योंकि पेजेश्किन ने कहा कि या तो हम शहीद हो जाएंगे या फिर लड़ते रहेंगे। ये जाहिर है कि ये स्थिति इतनी जल्दी सुधरने वाली नहीं। एक बड़ी खबर है, इजरायली हमले का एक नया वीडियो सामने आया। तेहरान के आजादी स्क्वायर का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां पर हमले के बाद तबाही दिखी। आजादी स्क्वायर पर कल अटैक हुआ था और आज की तस्वीर सामने आई। तस्वीरें आप देखिए, इससे पहले हम और जंग में भी इस तरह की तस्वीरें देखते हैं, लेकिन बर्बादी तो लगातार दिख रही है। तेहरान के कई हिस्से इस वक्त इसी बर्बादी को देख रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो तबाह हो गया है। इजरायली हमले का ये सबसे नया वीडियो है आजादी स्क्वायर का। आप देखिए किस तरह से मलबा नजर आ रहा है, कंक्रीट पूरी तरह से ताश के पत्तों के ढेर में तब्दील हो चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ाए जा रहे हैं। देवराज सर, यहां पर यह सवाल उठ सकता है कि आखिर बातचीत की उम्मीद कहां से की जाए? क्या CIA बैक चैनल से कोई बातचीत कर रहा है, जिस तरह की रिपोर्ट्स का दावा था? अगर ऐसा है तो डोनाल्ड ट्रंप इसको खारिज क्यों कर रहे हैं, मान क्यों नहीं रहे हैं? क्योंकि उनकी तरफ से साफ कहा गया कि बिना किसी शर्त सरेंडर करना होगा। कोई भी युद्ध अपने आप खत्म नहीं होता है। हर युद्ध फाइनली टेबल पर बैठकर बातचीत के जरिए ही खत्म होता है। इस युद्ध में क्या होगा, ओमान लगातार कोशिश कर रहा है। हम देखेंगे बहुत जल्दी ही मस्कट में एक मीटिंग होगी। डायरेक्ट बात नहीं होगी, मस्कट बीच में मेडिएशन करेगा। तुर्की भी कोशिश कर रहा है, क्योंकि तुर्की के रिलेशंस नेटो का मेंबर है। तुर्की का रिलेशन अमेरिका के साथ अच्छा है, तुर्की का रिलेशन ईरान के साथ भी अच्छा है। तुर्की में जो बातचीत होगी वो ज्यादा सफल होने की उम्मीद है, क्योंकि वो वॉर जोन से दूर है। तो वॉर जोन में जो मीटिंग होती है उसमें लोकल फैक्टर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लेकिन बातचीत अगर अंकारा में होती है, इस्तांबुल में होती है, तो वो लोकल फैक्टर्स से अनअफेक्टेड रहकर ठंडे दिमाग से बातचीत होगी। क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज बात कर रही हैं? देखिए, इंटेलिजेंस एजेंसीज तभी बात करती हैं अगर उनकी सरकार उनको परमिशन देती है। इंटरलोक्यूटर नाम के लोग होते हैं। ये लोग बहुत मूवर्स, शेकर्स और इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। उनकी पॉलिटिक्स पर और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी पर अच्छी पकड़ होती है। ये पर्सनल मित्र होते हैं। तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के कुछ ऐसे पर्सनल मित्र होंगे जिनका कि ईरान में भी इन्फ्लुएंस है, उनका इस्तेमाल होगा। क्योंकि एक चीज पक्का है, कुछ भी हो जाए, अमेरिका ईरान को हरा नहीं सकता। ईरान सस्टेन करता रहेगा छोटी छोटी लड़ाई से, जैसे गजा में हो रहा है। गजा की लड़ाई 2.5 साल हो गई, क्या इजराइल घुस सका? नहीं। ऐसा ही कुछ ईरान में होगा। अमेरिकन जनरल्स को मालूम है कि वो ईरान को अपने उंगलियों में दबा नहीं सकते हैं। अमेरिका की बहुत बड़ी दिक्कत मैं आपको बताना चाहता हूं, वो ये है कि IRG के 1,75,000 जवान जान देने के लिए तैयार हैं। पॉलिटिकली एंड थियोसॉफिकली वो मोटिवेटेड हैं। दूसरी चीज, ईरान की आर्मी 6 लाख स्ट्रांग है, ताजा बैठी है। उन्होंने अभी तक एक भी गोली नहीं फायर की है। उनके जवान एकदम फ्रेश हैं, एनर्जी से भरे हुए हैं। टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां उनकी आज भी चमक रही है, एक भी फायर नहीं किया। ये सब बैठे हैं इराक के बॉर्डर पर, और जितनी सड़कें कुवैत और इराक के बॉर्डर से जाती हैं ईरान की राजधानी तेहरान की तरफ, शायद सर यही सब फैक्टर है जिसकी वजह से वो कुर्द लड़ाकों वाला प्लान भी अभी आगे बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। एक बड़ी खबर है इसी बीच, ईरान में US एयरफोर्स ने बमबारी की है। इस्फहान एयरपोर्ट पर बमबारी की गई है। एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया गया। एक साथ कई जगहों पर बमबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। इस्फहान न्यूक्लियर साइट के हिसाब से भी बेहद अहम हो जाता है, और दूसरी तरफ से जो एयरपोर्ट है उसको भी टारगेट किया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम को भी टारगेट करने की खबर सामने आ रही है। एक साथ कई जगहों पर बमबारी का दावा किया गया है। ये तस्वीर आप देखिए, कई जगह से आपको धुएं का गुबार यहां पर उठता हुआ दिखाई देगा। अंडरग्राउंड मिसाइल
बेसेस जो हैं, जखीरे जहां रखे हुए मिसाइल के, ड्रोन के, उनको भी टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच रविंदर सर, ये दावा है कि यूएस के दरअसल ईरान को रशिया और चीन वो लगातार इंटेल दे रहे हैं, उसी की बदौलत वो मिलिट्री बेसेस को टारगेट कर पा रहा है। क्या ऐसी पुख्ता कोई रिपोर्ट है, इस तरह की गुंजाइश दिख रही है आपको? या आई मीन रिपोर्ट्स हैं, सुना जा रहा है, हो सकता है दे भी रहे हो, बट उसकी इफेक्टिवनेस कितनी है? देखिए, मैं अगेन वापस आता हूं, 2-3 सिनेरियो देता हूं। सपोजिंग आज रात अमेरिका अटैक करना बंद कर दे, खत्म, क्या होगा? ईरान के अंदर इतना नुकसान हो गया, खामेनी मारा गया, टॉप रिलीजियस लीडर्स मारे गए। ईरान में जश्न मनने लगेगा कि अमेरिका पीछे हट गया। ओके, जश्न मनाएं, बट क्या होगा? गवर्नेंस उसकी गिरी पड़ी है, इकोनॉमी ठप है, महीने बाद फिर लोग सड़कों पे आएंगे। आज रात अगर अमेरिका रोक भी देना तो 2 महीने के अंदर ईरान के हाल बहुत बदतर हो जाएंगे, राइट? नाउ कमिंग बैक अगेन मैं कह रहा हूं, ईरान अगर इजराइल पे अटैक करता है, केवल लॉन्ग डिस्टेंस इसके पास है और कोई रास्ता ही नहीं है। लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइल्स कम है, ड्रोन्स कम है, कितना डैमेज कर लेगा इजराइल को ईरान? सर, आज की रात होने क्या वाला है? क्या हो सकता है आज की रात? हो क्या सकता है एग्जैक्टली? कुछ नहीं कह सकते, टेक्नोलॉजीज अलग हैं, भारी भरकम अटैक होंगे ऑल अक्रॉस ईरान के, आई डोंट नो, सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के कुछ उड़ा दिए जाएंगे, कुछ इस तरह का होगा अगर कोई बड़ी सी बात कर रहे हैं, बट वी डोंट नो। बट आई जस्ट वांट टू रिपीट अनदर थिंग अगेन, ईरान के जो छोटे छोटे ड्रोन्स हैं, जैसे भी स्वर्ण सिंह सर कह रहे हैं और सारे कोलीग्स कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह को मारते रहो, हिजबुल्लाह तो अभी भी पूरा खड़ा है। तो ईरान के पास भी छोटे छोटे ड्रोन्स हैं, छोटे छोटे मिसाइल्स हैं, जो पास में गल्फ के देशों में मारता रहेगा, इनकी इकोनॉमी का भट्टा बैठा देगा, तभी ईरान को कुछ अगर लीवरेज मिलेगी, अदरवाइज ईरान के पास कोई लीवरेज नहीं। ईरान कर क्या लेगा? अमेरिका का एक और वॉरशिप मिडिल ईस्ट में पहुंचना, क्या इसके संकेत? शाम से बहुत छोटा सा हो। देखिए, आपको पहले भी बताया मैंने, एक तरह से ब्लॉकेड है, पूरी तैयारी है, और जो हॉर्मुज है उसको कंट्रोल में लेना ही होगा, सी फेयर्स को कॉन्फिडेंस में लेना होगा। एक बड़ी अच्छी सी बात आपको मैं जल्दी से कहूं, सबसे ज्यादा मिसाइल्स पता है कहां गिरे? ईरान के, इजराइल पे नहीं गिरे हैं। सबसे ज्यादा मिसाइल्स मारे हैं उसने, वो मारे हैं उसने यूएई पे, उसके बाद कतार पे, उसके बाद बहरीन पे, उसके बाद और 5वें नंबर पर इजराइल है, सिर्फ 137 मिसाइल और 650 मिसाइल जॉर्डन पे उसने मारे हैं। तो आप समझिए ये कहां मार रहा है एक्चुअली, क्यों मार रहा है? कुवैत पे सेकंड नंबर है, आप ध्यान से समझिए इसको, लैंडिंग वहां होने वाली है। डीके सर, बातचीत होगी किससे? देखिए, इसके पहले मैं एक और चीज बता दूं कि जो बार बार बात हो रही है कि रात को आज कुछ भयंकर चीज होने वाली है। देखिए, ये L1 जो लांसर जहाज आया है, बॉम्बर, इसकी चर्चा भी हुई है अभी, वो उसकी ग्लॉस्टर साइड में जब वो लैंड किया फेयरफोर्ड एयर बेस में, तो उसके वो बहुत जबरदस्त इसमें, और हमारी बात रही क्रूज मिसाइल 24 क्रूज मिसाइल ले आएगा, वो करेगा उसका ये आतंक है। बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन एक चीज स्पष्ट दिख रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से क्या ईरान की क्षमताओं को कमतर आंका गया? जिस तरह का रेजिस्टेंस ईरान लगातार दिखा रहा है, आज की रात कयामत की रात होने वाली है, ये कहा जा रहा है। क्या बहुत बड़ा एक्शन एक बार फिर से दिखेगा? सबसे बड़ा सवाल। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए जी न्यूज के साथ।